हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। दोस्तों, ये चैप्टर की थ्योरी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर के आपको याद है हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको काफी लगभग पिछली 3 क्लास से इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। उसी क्रम को हम आगे जारी रखते हैं। हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, ठीक है, तैयार हो जाओ क्वेश्चन नंबर 19 लिखने के लिए। पहले तो लिखो इसमें 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन जिसे, क्वेश्चन नोट करें संग संग, 1 बिलियन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है। ठीक है, संग संग नोट करें। उसका 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। बिलियन में 18 ग्राम, बिलियन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है। जल और मिलाया जाता है जिससे उसका नया वाष्प दाब देखो बुक के क्वेश्चन टफ हैं और इन्हें समझने की कोशिश करो। नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए ठीक है, किलो पास्कल हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1, विलेय का मोलर द्रव्यमान मतलब विलेय का अनुभार। समझ गए,
मोलर द्रव्यमान मतलब अनुभार निकालना है। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, लड़का इसे क्वेश्चन को, इतना बड़े क्वेश्चन को देख करके उसको करता नहीं है, छोड़ देता है। और नंबर 2, 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। और नंबर 2 ज्ञात करना है आपको, 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। क्लियर? तो एक तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है और एक 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब निकालना है। ये दो चीजें पूछी है, एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। क्लियर? फटाफट इस क्वेश्चन को पहले तो नोट कर ले जिन्होंने नोट नहीं किया है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अवाष्पशील ठोस है, ठोस द्रव विलयन, राउल का नियम ध्यान आ गया होगा। विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। उस क्वेश्चन उस पर है। अवाष्पशील पढ़ते ही समझ जाना राउल के नियम पर आधारित है। तो एक विलयन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं दिमाग में कि इसमें दिया क्या है, करना क्या है। एक विलयन है ना, जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है। मतलब एक विलयन उसने बनाया कैसे, 90 ग्राम जल लिया और उसमें 30 ग्राम अवाष्पशील ठोस को घोला और वो विलयन बना लिया। क्लियर? ठीक है, तो नंबर फर्स्ट डाल देता हूं यहां, फर्स्ट कंडीशन आंसर ना। तो ये तो हो गया WA। WA का मतलब शॉर्ट में लिखा हूं मैं वैसे, विलेय की ग्राम में मात्रा 30 ग्राम। ठीक है, और विलायक की ग्राम में मात्रा WB, विलायक की ग्राम में मात्रा दी है उसने 90 ग्राम। तो अब तक विलेय और विलायक की ग्राम में मात्रा दी है। अच्छा, इसका 298 केल्विन ताप पर वाष्प दाब 2.8 केल्विन ये किलो पास्कल है। इस विलयन का वाष्प दाब दिया है, मतलब P दिया है। विलयन का वाष्प दाब 2.8 केल्विन पास्कल। विलयन में जल और मिलाया जाता है जिससे उसका नया वाष्प दाब, कुछ रह गया क्या मुझमें? विलयन में जल और मिलाया जाता है। क्वेश्चन को एक बार और देख देता हूं। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, ये है क्वेश्चन। कितना जल और मिलाया जाता है? 18 ग्राम। इसको भी लिख लेना कहीं, है ना। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है जिससे उसका नया वाष्प दाब 298 केल्विन ताप पर 2.9 केल्विन पास्कल हो जाता है। अच्छा, एक कंडीशन और आ गई इधर, सेकंड है। देखो, विलेय की ग्राम में मात्रा तो अब भी 30 ग्राम है। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, तो विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी? WB बराबर, पहले 90 ग्राम जल तो पहले से ही था उस विलयन में, 90 ग्राम जल तो पहले से ही था। अब विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया, तो 90 प्लस 18 बराबर 108 ग्राम जल हो गया उसमें। क्लियर? अच्छा, जिससे विलयन का नया वाष्प दाब, अब विलयन का वाष्प दाब ये P जो है वो 2.9 केल्विन पास्कल हो गया, किलो पास्कल हो गया, और पहले था 2.8 किलो पास्कल। क्लियर? तो ज्ञात कीजिए विलेय का मोलर द्रव्यमान और 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। मतलब हमको P0 ज्ञात करना है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 और एक विलेय का मोलर द्रव्यमान Ma। दो चीज ज्ञात करनी है, Ma भी ज्ञात करना है, विलेय का अनुभार, और दूसरी चीज हमें ज्ञात करनी है P0 B, मतलब विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। दो चीज ज्ञात करनी है तो दो समीकरण बनाते हैं, है ना, राउल के नियम से। देखना कैसे करूंगा मैं। एक तो यहां बनेगी समीकरण, आपने पढ़ा है P0B माइनस P अपॉन P0B बराबर एक्स को बोल सकते हैं Na बटे Na प्लस Nb में, और नीचे के Na को हटा करके
Na को बोल सकते हैं विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार। आपकी कॉपी में है, ये फॉर्मूला देख सकते हैं, विलायक की ग्राम्य मात्रा बटे विलायक का अनुभार। सही है। सबके मान रख लेते हैं जो भी है हमारे पास। पी नॉट भी है क्या? नहीं है। पी का मान है क्या? हाँ है, 2.8 पी ये बटे पी नॉट बी। क्लियर? जो भी है अपने पास उसके मान रख रहे हैं अपन तो। बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा है क्या? है साहब 30 ग्राम। नीचे विलेय का अनुभार ये नहीं है, एमए। डब्ल्यू की विलायक की ग्राम में मात्रा है क्या? 90 ग्राम है। N2 में विलायक का अनुभार है क्या? हाँ, विलायक तो 18 है। विलायक जली तो है, जल का अनुभार 18 आ गया। क्लियर? ऐसे यहाँ के यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, इधर की तरफ भी राउल के नियम से। राउल के नियम से पढ़ा है आपने, पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी बराबर होता है एक्स ए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। सही है। एक्स ए को बोल सकते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। नीचे का एन ए हटा दो तो एन ए बटे एन बी बचेगा। एन ए है विलेय के मोल, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय के अनुभार में खुल जाएगा। ऐसे एन बी खुल जाएगा विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक के अनुभार में। मान रखो पी नॉट बी का मान है क्या? नहीं है। माइनस पी का मान है क्या? पी का मान है 2.9, यहां पर 2.9 हो गया है बटे पी नॉट बी बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा अब भी 30 इनटू विलायक का अनुभार 18 एमबी विलायक का अनुभार। अच्छा, एम ए नहीं पता, विलेय का अनुभार हमें ज्ञात करना है। उल्टा विलेय का मूलक द्रव्यमान तो डब्ल्यू बी हो जाएगा विलायक की ग्राम में मात्रा 108। इसे सॉल्व करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। गणित की थोड़ी सी ज्यादा हेल्प पड़ेगी। अब यहां पर पी नॉट बी बटे पी, सही है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आता है। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? पी नॉट बी माइनस ये है तो इसमें एक आ जाएगा पी नॉट बी बटे पी नॉट बी माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट बी। ऐसे भी लिख सकता हूं। गणित वाले स्टूडेंट को तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। पी नॉट बी बटे पी नॉट बी एक हो गया, माइनस 2.8 बटे पी नॉट बी हो गया इधर, सही है। और 18 पंजे 90 और 5 6 की 30, तो ये आ जाएगा कट पिट करके 6 बटे एम ए। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे ही सरल गर्मी से सॉल्व कर लेता हूं। पी नॉट बी में पी नॉट बी का भाग लगा तो एक बचा माइनस 2.9 पी नॉट बी। भाई कैलकुलेशन जरूर कठिन है इसकी, और समझने की कोशिश करो, सही है। ये 18 से 6 बार कटेगा, 6 पंजे 30, 5 अटे एम ए आ जाएगा। इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब आप आगे इस क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे करोगे? समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं, सही है। तो समीकरण 1 में 2 का भाग, अरे एम ए कट जाएगा, इससे ये फायदा होगा यार। और एम ए कट जाएगा तो एक ही अज्ञात बचेगा पी नॉट बी, वो ज्ञात हो जाएगा। अब इन समीकरण में 2 अज्ञात हैं, पी नॉट बी भी और एम ए भी। अगर मैं समीकरण 1/2 या समीकरण 2/1 करता हूं तो एम ए कट जाएगा ना। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर सही है क्या? पूरा लिख सकते हैं।
समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दीजिए, क्या आएगा? क्या आएगा देखिए, 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट बी, सही है, बटे में ये आ जाएगा 1 माइनस 2.9 है इधर, बटे पी नॉट बी, सही है। कैलकुलेशन कठिन है। अच्छा, 1/2 तो एम ए से हमें कट जाएगा, समीकरण 1 में 2 का भाग दोगे 6/ma, इसके नीचे आएगा 5/ma, तो ma ऊपर जाएगा तो ma से हमें कट के 6/5 बचेगा, ये बचेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया, तो अब 5 का गुना इस पूरे में कर दो और 6 का गुना इस पूरे में कर दो, सही है। 5 का गुना इसमें कर दो और 6 का गुना इसमें कर दो, करो क्या आएगा? 5 का गुना इस पूरे में करना है तो आएगा 5 माइनस 5 का गुना इस पूरे में कर रहा हूं तो 5 माइनस इसमें 5 का गुना किया तो 2.8 में 5 का तो 14 बटे पी नॉट बी बराबर, ऐसे 6 का गुना इस पूरे में हो जाएगा तो 6 माइनस 2.9 का गुना तो 17.4 बटे पी नॉट बी। अब एक काम करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, 5 उधर चल जाएगा प्लस का है, या इस करो 6 को इधर लिया, तो ये क्या है? पहले देख लो यार भाई, मुझे तो कठिन कैलकुलेशन लग रही है। ऐसे ही करते हैं, ये प्लस का है, इसको तो ले जाते हैं इधर, 6 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस का 5 है और ये माइनस वाला पूरा इधर ले आते हैं, तो क्या बचता है देखते हैं। ये माइनस वाला इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 17.4, सही है, बटे में पी नॉट बी और माइनस में 14 अपॉन पी नॉट बी। देख लो कैलकुलेशन कठिन है भाई, केवल गणित है। ये माइनस का इधर आ गया प्लस में और ये 5 उधर जाएगा तो ये किस में चला जाएगा? माइनस में। इधर तो बचेगा 1 बराबर है, लघुत्तम आ जाएगा पी नॉट बी और 17.4 माइनस आएगा 14 है तो 3.4 बचेगा मेरे हिसाब से, सही है। इधर को गुना होकर के पी नॉट बी का मान आ जाएगा, पी नॉट बी बराबर 3.4 किलो पास्कल। तो एक तो हमने ये ज्ञात कर लिया, मतलब ये तो सेकंड का आंसर आ गया। 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब, जली तो है, विलायक का शुद्ध अवस्था वाष्प भी आ गया। अब आप किसी भी समीकरण में इसका मान रख सकते हो, जैसे आप पी नॉट बी का मान यहां रख लेना 3.4 है और इसको सॉल्व करके आप पिले का अनुभार ज्ञात कर सकते हो, चाहे तो समीकरण 1 से चाहे समीकरण नंबर 2 से। पी नॉट बी का मान आपके पास आ गया है 3.4, उसको यहां पर रखो, इसे सॉल्व करो, एम ए निकाल लो विलेय का अनुभार। अब इसको आगे आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन बड़ा शानदार था, बड़ा कठिन था। दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार समझेंगे हम कि हमने इस क्वेश्चन में किया है। बड़ा टफ कठिन क्वेश्चन है, बड़ा भारी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ने क्या किया, एक विलयन था, उसे कैसे बनाया था? अवाष्पशील विलेय लिया था 30 ग्राम और उसको 90 ग्राम जल में घोला था। तो विलेय की ग्राम में मात्रा 30 ग्राम हो गई, विलायक की ग्राम में मात्रा 90 ग्राम हो गई। अच्छा, इस विलयन का 298 केल्विन पर वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब P बराबर 298 किलो पास्कल हो गया। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया तो सेकंड कंडीशन आ गई, विलेय की ग्राम में मात्रा तो 30 ही है पर विलायक की ग्राम में मात्रा 90 प्लस 18 108 हो गई। अब विलयन का नया वाष्प दाब हो गया 2.9, तो 2 बार रावल का नियम लगा दिया, एक बार ये एक बार वो, जिससे 2 समीकरण बन गई 1 और 2। समीकरण 1/2 करने से एम ए खत्म हो गया और एम ए खत्म हो गया और फिर उसके बाद हमने पी नॉट बी का मान ज्ञात कर लिया। अब पी नॉट बी का मान आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, जिससे विलेय का अनुभार आ जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, या समीकरण 1 में रख सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आगे आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आगे चाहे तो स्वयं ही करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां तक इसमें कठिनाई है, इसे यहां तक इसे एज फटाफट इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, समझ करके पढ़ो हर चीज को। देखो कठिन है क्वेश्चन, पेपर में इतने कठिन नहीं आते हैं, पर आप अगर इतने टफ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो पेपर में आने वाले इजी क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। समझो और लिखो। जल्दी करें। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। देखो इधर बड़े बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं, बुक के खतरनाक क्वेश्चन हैं। टीचर इन्हें कराते भी नहीं है, पर मैं आपको करा रहा हूं। टीचर ये कह करके छोड़ देते हैं बुक के क्वेश्चनों को कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बड़े बहुत टफ क्वेश्चन है, और टीचर इन्हें कराते नहीं है, पर हम इन्हें कर रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे हैं तो इससे आपकी दिमागी क्षमता का पता लगता है, और अगर इनको आप समझने की कोशिश करोगे और आपके समझ में आ गया तो आपकी दिमागी क्षमता इससे विकसित ही होगी। एक काम आपने करना बंद कर दिया है, वीडियो पर आप बढ़िया से बढ़िया कमेंट नहीं करते हो, और वीडियो को आप लाइक भी नहीं करते हो। वीडियो देख लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो पर अपने कमेंट नहीं डालते। ठीक है, कोई बात नहीं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं वो चाहते हैं कि केवल बुक की थ्योरी पढ़ा दे, इसको नहीं कराएं न्यूमेरिकल को, पर न्यूमेरिकल करना जरूरी है भाई। और मैं लास्ट में न्यूमेरिकल इसलिए कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 20, इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। लिखो भाई, शक्कर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शक्कर, शक्कर मतलब चीनी के 5% W/W, तो ये है द्रव्यमान प्रतिशत। शक्कर की द्रव्यमान प्रतिशत है ना, शक्कर के 5% W/W बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक 273 केल्विन है। बिलियन का हिमांक दे रखा है 273 केल्विन। यदि जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो आई क्या कह रहा है? ग्लूकोज के 5% बिलियन, तो ये भी 5% W/W ही है ना, 5% W/W बिलियन के लिए
हिमांक की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट है, एक शक्कर के लिए, सही है, और एक इसके लिए है ग्लूकोज के लिए। तो सबसे पहले इसके मैं भी इसे सॉल्व करता हूं। तो पहले सबसे पहले शक्कर के लिए देखना और समझना, दो भागों में बांटते हैं। शक्कर के 5% W/W का विलयन है। तो 5% का मतलब विलय की ग्राम में मात्रा 5 ग्राम है, सही है। और विलायक की ग्राम में मात्रा हो जाएगी 90 ग्राम, वो सॉरी 95 ग्राम। बोलो सही है क्या? अरे 5% W/W का मतलब है 100 ग्राम विलयन में विलय 5 ग्राम है। तो विलय 5 ग्राम, तो विलायक की ग्राम में मात्रा 95 तो आएगी। मैं ऐसे लिख सकता हूं, गलत थोड़ी है। अच्छा, विलयन का हिमांक 273 है। विलयन का हिमांक मतलब टीवी, हिमांक है तो टीएफ, ये सिंबल आपको पहले पता है। विलयन का हिमांक टीएफ 273 केल्विन है, तथा जल का हिमांक मतलब यहां पर विलायक जल है, जल का हिमांक T0F 273.15 केल्विन है। अब आया दूसरी विलयन के बाद, इसके लिए बात है बाद में, फिर ग्लूकोज के लिए। सही है। ग्लूकोज के 5% W/W, तो यहां भी विलय की ग्राम में मात्रा 5 ग्राम, और विलायक की ग्राम में मात्रा वही 95 ग्राम, सही है। विलयन के लिए हिमांक की गणना करनी है। इस विलयन का क्या निकालना है आपको? हिमांक, मतलब यहां TF बराबर क्वेश्चन मार्क। इस विलयन के आपको हिमांक की गणना करनी है। सही है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, यहां से आप डेल्टा TF निकाल सकते हो क्या? डेल्टा TF हिमांक में अवनमन, तो ज्यादा में से कम घटाओ है। विलायक का हिमांक ज्यादा होता है, आपको उस समय बताया था, और विलयन का हिमांक कम होता है। ये फॉर्मूला आपकी कॉपी पे लिख रहा होगा। हिमांक में अवनमन निकालते हैं तो के हिमांक में से विलयन का हिमांक ज्यादा में से कम घटाते हैं, चाहे अवनमन चाहे उन्नयन निकाले। विलायक का हिमांक ज्यादा होता है, पर उसमें जब अवाष्पशील विलय मिला लेते हैं तो वो और कम ताप पर जमता है। तो विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक निकाल दो, डेल्टा TF आ जाएगा हिमांक में अवनमन। ये हिमांक जब क्वेश्चन में हिमांक पढ़ लो तो समझ जाओ ये हिमांक में अवनमन पर आधारित क्वेश्चन है। T0F का मान कितना दे रखा है? 273.15, मतलब जल का हिमांक, और विलयन का हिमांक कितना है? 273, तो कितनी अवनमन आई? 0.15 केल्विन, सही है। अच्छा, अब हमें कहता है करना क्या है इसमें। मेनली एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता, ये फॉर्मूला पढ़ा है। डेल्टा TF है, आप यहां से KF निकाल सकते हैं, और फिर KF को यहां काम में लेकर के डेल्टा TF निकाल लो। यही मेरे समझ में। देखो, बात को समझने की कोशिश करना। यहां से KF निकालेंगे और उस KF को यहां काम में लेंगे। लड़का कहता है अलग अलग विलयन है, KF अलग अलग होगा, नहीं। देखो, विलायक तो जल है दोनों जगह, और आपको ध्यान होगा ये KF जो है ये विलायक के लिए है। मैंने कहा था ये है मोलल अवनमन स्थिरांक, ये विलायक का होता है। जब विलायक यहां भी जल है और यहां भी जल है तो दोनों जगह KF का मान एक जैसा होगा। यहां से हम KF निकालेंगे और यहां फिर इसी फॉर्मूले में, ऐसी फॉर्मूले में KF का मान रख करके यहां पर डेल्टा TF निकाल लेंगे,
और डेल्टा टीएफ है हिमांक में अवनमन। अच्छा, फिर वो निकाल सकते हैं हम। आपको पता ही है अब भी टी नॉट एफ का मान तो यही होगा, यहाँ पर 273.15। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। अरे टी नॉट एफ तो वही विलायक का शुद्ध अवस्था में हिमांक, विलायक का हिमांकित है, ये तो फिक्स है ना, विलायक जली है, दोनों जगह यही होगा। अब आप जब यहाँ टी नॉट एफ निकाल लेते हो, इधर की तरफ सोचना, और आपके पास हाँ यहाँ पर डेल्टा टी एफ आप निकाल लेते हो, डेल्टा टी एफ आप ज्ञात कर लोगे, टी नॉट एफ का मान ज्ञात है तो टी एफ ही तो ज्ञात करना है। समझ में आएगा जब इसको करोगे। पहले यहां से के एफ निकालो। डेल्टा टी एफ का मान रख दिया 0.15 केल्विन। नहीं, इसको पहले खोल लेते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर, अपन को यहां से के एफ ज्ञात करना है, तो के एफ इनटू मोललता, मोललता का फॉर्मूला है विलेय ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार। सही है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार WB। विलायक का भार अगर ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर 1000 का गुना। सही है क्या? इस तरह से काम में लेंगे, ऊपर 1000 का गुना। क्लियर? अच्छा, आपको यहां पर KF ज्ञात करना है, तो KF का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KF बराबर, KF ही तो निकालना है, डेल्टा TF गुना में ये नीचे के दोनों जाएंगे। देखो कठिन है क्वेश्चन, MA गुना में ये भी चला जाएगा, WB ये तो ऊपर चले जाएंगे, और नीचे आ जाएगा WA इंटू 1000। KF का मान निकाल लोगे, अब सबका मान है। डेल्टा TF आपके पास है 0.15 इंटू MA का मान है क्या? MA क्या है? विलेय का अणुभार। अब विलेय का नाम दिया है शक्कर, C12H22O11 है। सही है, और इसका अणुभार निकालो, 342 आएगा, निकाल सकते हो आप। एक कार्बन का 12, तो 12 कार्बन का 144 हो गया परमाणु भार, हाइड्रोजन का 22, एक ऑक्सीजन का 16, तो 11 ऑक्सीजन का हो जाएगा, 10 ऑक्सीजन का 160 हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 176। 6 4 10 2 12, सॉल्व कर ले, 342 आ जाएगा। तो विलेय का अणुभार रख दिया 342 इनटू WB विलायक की ग्राम में मात्रा 95 ग्राम बटे विलेय की ग्राम में मात्रा 5 ग्राम इनटू 1000। इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे, मैं तो देख लेता हूँ आंसर कितना आ रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 13.97। मात्रक छोड़ो, वैसे मात्रक आप बता सकते हो क्या आएगा इसका। अरे इसका मात्रक आ जाएगा, इसका मात्रक है मोल प्रति किलोग्राम। सही है, तो और ये है केल्विन, तो इसका मात्रक आ जाएगा केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम। छोड़ो, तो इसका मात्रक आएगा वैसे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। KF का मात्रक आप निकाल सकते हो चाहो तो, दिमाग लगाना पड़ेगा, पर यहां पर छोड़ो 13.70 में आ गया। क्लियर? अब आपके पास यहां से KF का मान भी आ गया है ना, इधर KF बराबर 13.70 में। अब क्या नहीं निकाल सकते? KF तो विलायक का होता है, विलायक जली है F भी। अब यहां पर फिर फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला डेल्टा TF ज्ञात करते हैं। मैं पहले क्या याद कर रहा हूं, यहां पर डेल्टा TF, तो फॉर्मूला है डेल्टा TF बराबर KF इनटू मोललता। डेल्टा TF बराबर KF इनटू मोललता को खोल सकते हैं विलेय की ग्राम में मात्रा बटे, आपको पूरे फॉर्मूले चैप्टर के ढंग से याद होने चाहिए। मोललता विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार WB। ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर 1000 का गुना कर ले। अब डेल्टा TF निकाल लो, TF का मान आ गया 13.70 में। बड़े ध्यान से समझने के क्वेश्चन है। इनटू
विलेय की ग्राम में मात्रा 5 ग्राम। आपको बहुत बोरिंग महसूस होगी पर ढंग से समझो। इनटू 1000 बटे एमए। विलेय का अणुभार कहाँ है? विलेय का अणुभार ग्लूकोज है, निकाल सकते हो। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और निकालो तो ग्लूकोज का अणुभार आ जाएगा 180। इनटू विलायक का भार 95। तो ये सॉल्व कर लेंगे आप, डेल्टा TF आ जाएगा। जितना भी आता है कैलकुलेटर के हेल्प ले लो आप, है ना, सॉल्व करने के लिए। ये आ रहा है 4.08 केल्विन। अब एक बात बताओ, पूछा क्या है? TF। ये फॉर्मूला यहां भी तो काम आ सकता है इस विलयन के लिए। इधर लगा देता हूं साइड में। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा TF मतलब हिमांक में अपनमन बराबर T0F विलायक का हिमांक शुद्ध अवस्था में माइनस विलयन का हिमांक। सही है। आपको TF ज्ञात करना है तो प्रक्षेपण करके TF को दल लिया हो। TF बराबर माइनस का प्लस में हो जाएगा, T0F में से घटा दो, इसको घटा दो, माइनस डेल्टा TF हिमांक में अपनमन। TF निकालने के लिए T0F का मान कितना है? T0F का मान 273.15 है और माइनस कर दो डेल्टा TF हिमांक में अपनमन। कितना आया है अपनमन? 4.08। जितना भी आए कर दो सॉल्व, ये TF आ जाएगा, मतलब विलयन का हिमांक आ जाएगा जो आ रहा है 269.07 केल्विन। ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इस विलयन के हिमांक की गणना कर ली। ये उसने पूछा है, बड़ा क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन। वीडियो को इसको ऐसे करो, फटाफट नोट करो। बड़ा क्वेश्चन था, कठिन था। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, हिला देते हैं अपने आप को, आपको, है ना। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट करें। क्लियर? तो फटाफट लिख लो इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बीस मिनट का एक क्वेश्चन है भाई। अब ये एक वीडियो में 3 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए। जल्दी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। और जो ऐसे क्वेश्चन वो कर लेता है ना इतने टफ और वो समझ में आ गए, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लोगे। जल्दी नोट करें। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके नोट किया करो ना, मेरा टाइम क्यों खराब करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.21। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है। कमजोर स्टूडेंट के तो ऊपर होकर निकल जाएंगे, और कमजोर अपने आप को होशियार बनाना चाहता है तो कॉपी की थ्योरी को ढंग से पढ़े, जब जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन में हिमांक पढ़ लिया शब्द, तो हिमांक के अवनमन से है क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 नोट करें साथ के साथ। क्वेश्चन 21 लिखो। दो तत्व ए और बी मिलकर, दो तत्व ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर AB2 और AB4, AB2 और संग संग लिख लो AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं, दो यौगिक बनाते हैं। कोई नहीं कराता इन क्वेश्चनों को, मैं करा रहा हूं आपको, है ना। बनाते हैं दो तत्व ए और बी मिलकर AB2 और AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में 20 ग्राम बेंजीन में घुलने पर घोलने पर 1 ग्राम, जो आपको क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिखा करो, मैं आपसे बार बार कहता हूं ना। घोलने पर 1 ग्राम AB2 हेमांक को 2.3 केल्विन, हेमांक को 2.3 केल्विन अवनमित करता है। ठीक है, जबकि 1 ग्राम AB4 से, जबकि 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। तो ये हेमांक में अवनमन है, का अवनमन होता है। होता है। अच्छा, बेंजीन के KF, बेंजीन बुलाया गया यहां पर, है ना। बेंजीन के KF बराबर 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो तो ए और बी के परमाणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। ए व बी के परमाणविक द्रव्यमान मतलब परमाणु भार की गणना करनी है। परमाणविक द्रव्यमान की गणना करो। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, हिला जाएगा ये। चलो भाई, दो तत्व है ए और बी और वो मिलकर के दो यौगिक बना रहे हैं AB2 और AB4। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब दो के लिए अलग अलग कर लेते हैं। पहले AB2 के लिए, ठीक है। AB2 के लिए क्या दिया है? 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2, मतलब 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 घोला है, तो ये हो गई विलेय की ग्राम में मात्रा है। AB2 विलेय तो है। सही है। बेंजीन में AB2 घोला है, कितना? 1 ग्राम, तो विलेय की ग्राम में मात्रा हो गई AB2 की 1 ग्राम।
और विलेय की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा WB हो गया 20 ग्राम, विलायक की ग्राम में मात्रा। आगे पढ़ते हैं। हिमांक को 2.3 अवनमित करता है, मतलब यह है हिमांक में अवनमन, डेल्टा TF। हिमांक में अवनमन यही होता है ना, डेल्टा TF 2.3 केल्विन, जबकि 1 ग्राम। अच्छा, तो ये AB4 के लिए जानकारी आ गई। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करता हूं, तो ऐसे मैं क्या करता हूं कि जो दिया है पहले वो लिखता हूं, जिससे हमारे समझ में आएगी। 1 ग्राम AB4 से, अच्छा, फिर विलेय, आपके विलेय है AB4, वो भी 1 ग्राम मिलाया है। कितने ग्राम बेंजीन में? वही 20 ग्राम बेंजीन में। सही है। तो 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। पर जब विलायक जब विलेय AB2 है तो अवनमन होता है 2.3 का, मतलब हिमांक में अवनमन 2.3 केल्विन को होता है। पर जब विलेय AB4 है तो हिमांक में अवनमन कितने का होता है? हिमांक में 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। तो डेल्टा TF वो जो है वो अब है 1.3 केल्विन। सही है। KF का मान दोनों जगह, विलायक तो बेंजीन है और KF विलायक के लिए होता है, तो KF का मान तो है ये दोनों जगह। KF का मान कितना है? 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, दोनों जगह वही है, ये तो यहां भी और यहां भी है। KF का मान तो यही काम आएगा दोनों जगह, 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो A और B के परमाणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। चलो भाई, यहां पर विलेय है AB2, वहां है विलेय AB4। पहले हम ज्ञात कर लेते हैं दोनों जगह। यहां पर विलेय का अणुभार और यहां भी विलेय का अणुभार, और विलेय दोनों जगह अलग अलग है। यहां विलेय AB2 है और यहां विलेय AB4 है। सही है। तो दोनों जगह हम विलेय A का अणुभार, विलेय का AB2 और AB4 का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। अणुभार मतलब आणविक द्रव्यमान। क्या फॉर्मूला है अपने पास? डेल्टा TF बराबर TF इनटू मोललता, और मोललता में डायरेक्ट खोल देता हूं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार। अगर ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर 1000 का गुना। ये फॉर्मूला है ये। तो Ma ज्ञात करना है, तो Ma बराबर क्या आ जाएगा? Ma बराबर ऊपर आ जाएगा KF इंटू WA इंटू 1000, और नीचे Ma विलेय का अणुभार ज्ञात करना है, तो नीचे आ जाएगा, ये वज्र गुणा वाला नीचे, डेल्टा TF इंटू WB। सही है। सबके मान धरो। KF का मान 5.1 इंटू WA, विलेय की ग्राम में मात्रा 1 ग्राम इंटू 1000 बटे डेल्टा TF हिमांक में अवनमन 2.3 केल्विन इंटू WB 20 ग्राम। सॉल्व कर लो इसको जितना भी आए। हाँ भाई, जब इसको सॉल्व करते हैं, मैं देख लेता हूं, आप इसे चाहे तो सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 110.87, 110.87 मात्रक हुई है ग्राम प्रति मोल, अणुभार का मात्रक। सही है। ग्राम प्रति मोल 110.87, 87। अब इसके लिए निकाल लेते हैं ऐसे ही, बिल्कुल ये तरीका। यहां पर ये AB2 का अणुभार है, अब AB4 का अणुभार ऐसे निकाल लेंगे। फॉर्मूला वही, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता। ये फॉर्मूला है, इसको खोल लेंगे। मोललता कैसे खोलेंगे? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू, क्वेश्चन में हिमांक है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। विलेय ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू विलायक की ग्राम में मात्रा ऊपर 1000 का गुना है। मोल Ma निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा Ma बराबर
के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटे डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। एम ए बराबर के एफ का मान वही 5.1, मिलीग्राम में मात्रा वही 1 ग्राम इंटू 1000 बटे में डेल्टा टी एफ 1.3 गुना में डब्ल्यू बी 20 ग्राम। मान रखा, जो भी आया आपके सामने आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आया 196.15। मात्रक आपको पता ही है, लिखता नहीं हूं बार बार। मात्रक आ जाएगा वही ग्राम प्रति मोल। अच्छा, तो Ab2 का अणुभार आया है ये, और ये Ab4 का अणुभार आया है, पर हमें A और B के परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात करने हैं। माना, ढंग से देखना, A का परमाणुविक द्रव्यमान, A का परमाणुविक द्रव्यमान बराबर स्मॉल a है। A और B का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात करना है ना। Ab2 और Ab4 है ना। दो यौगिक बनाए हैं तत्व A और B ने, बड़े ध्यान समझो। तत्व A और B ने दो यौगिक बनाए हैं, एक Ab2 और एक Ab4। A का परमाणुविक द्रव्यमान माना स्मॉल a तथा B का परमाणुविक द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल b। अब दो समीकरण बना सकते हैं। पहली समीकरण किसके लिए? Ab2 के लिए। ढंग से देखना। अच्छा, अगर मैं A प्लस 2B कर दूं, ढंग से देखो इसको, Ab2 मतलब जैसे अपन लिखते हैं CO2, तो कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 2, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 16 32 हो जाएगा ना, बराबर 44 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं ना, कार्बन का परमाणु भार 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का हो जाएगा 32, बराबर आ जाएगा 44। अच्छा, Ab2 में एक तो A परमाणु है तो A, B 2 है तो 2 इंटू B का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना आएगा? जितना आपने A का अणुभार याद किया है, कितना? 110.87। बोलो गलत कहा क्या? CO2 है, CO2 का अणुभार 44 है, तो Ab2 का अणुभार 110.87 है। सही है। और इस तरह समीकरण बन जाएगी। A का परमाणु द्रव्यमान A है और B का परमाणु द्रव्यमान B है, और B डबल है तो 2B हो जाएगा। एक समीकरण तो ये बन गई, समीकरण 1 मान देते हैं। ऐसी समीकरण Ab4 के लिए भी तो बन सकती है। हाँ, Ab4 में A प्लस 4B है तो 4B हो जाएगा, बराबर कितना आएगा? इसका अणुभार आया है 196.15। बड़ा दिमाग लगा करके समझ लेना भाई। समीकरण 2 गई। अब तुमको क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देता हूं। 2 में से 1, देखो ये मान ज्यादा है इसीलिए 2 में से 1 घटा रहा हूं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, सही है, 2 में से 1 घटाओगे तो यही तो बनेगा A प्लस 4B माइनस, है ना, माइनस करोगे इसको तो माइनस A, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 2B, ऐसे घटाओगे ना। ये इधर का है A प्लस 4B था, अब इसमें से इसको घटाओगे माइनस A, और माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदल जाता है, आपने पढ़ा होगा मैथ में। बराबर कितना आ जाएगा? 196.15 माइनस 110.87। A से A कट गया, 4B से 2B भी गए, तो ये बचा 2B बराबर, सही है। इसको घटाने पर कितना आया भाई? 186. ओहो, 85.28 आ रहा है। कितना आ रहा है? 85.28, सही है। अच्छा, तो B का मान निकालना, 85.28 बटे 2
बराबर बी का मान आ जाएगा 42.64। तो ये तो आ गया बी, मतलब बी का परमाणविक द्रव्यमान। अब ए का परमाणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे? कहीं से भी ज्ञात कर लो है? तो आप एक काम करो ना, 42.64 आ गया। अब इसको बी का परमाणविक द्रव्यमान है, इसको यहां रख दो, सॉल्व कर दो, ए का परमाणु द्रव्यमान निकालो, चाहे यहां समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से। बी का परमाणु द्रव्यमान निकल गया, ए का परमाणु द्रव्यमान निकालना तो बिल्कुल सरल है। अब एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं कि हुआ क्या, क्या किया हमने, क्यों किया। क्वेश्चन को समझो, रटो नहीं। क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, ऐसा क्यों किया, ये आपके समझ में आने चाहिए। तो आप देखो कैलकुलेशन में मत जाओ, कैलकुलेशन टफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करो। दो तत्व हैं ए और बी, मिलकर के AB2 और AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। AB2 के लिए कुछ जानकारी दी गई। AB2 को 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 बोला, तो ये AB2 की ग्राम में मात्रा हो गई और ये विलायक की ग्राम में मात्रा हो गई बेंजीन की। हेमांक में अवनमन दिया उसने डेल्टा TF 2.3 केल्विन, KF का मान दे रखा है, ये आ गया। ऐसे AB4 के लिए भी आपको जानकारी दे रखी है। दोनों जगह आप विलय जो है AB2, यहां पर इसका अनुभार ज्ञात कर लो इस फॉर्मूले से, और यहां पर भी आप विलय जो AB4 है इसका अनुभार ज्ञात कर लो। आपको AB2 और AB4 के अनुभार नहीं पूछे हैं, ए और बी के परमाणविक द्रव्यमान पूछे हैं, और ए का परमाणविक द्रव्यमान माना स्मॉल ए और बी का परमाणविक द्रव्यमान माना स्मॉल बी। जब आप परमाणविक द्रव्यमानों को जोड़ते हो तो ही तो आपको अनुभार या आणविक द्रव्यमान मिलता है। AB2 के लिए A+2 भी करोगे तो आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 110.87, ये AB2 का आणविक द्रव्यमान है। ऐसे AB4 के लिए A+4 भी करोगे तब AB4 का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 196.15। समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमने B का मान ज्ञात किया, और B से हम समीकरण बी का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख करके हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे नोट करें, बड़ा क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन। तो देख लो, पूरी 20 मिनट में क्वेश्चन हुआ है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन छोटे आ जाएंगे, चलो है ना, तो इनमें ज्यादा टाइम लग रहा है। 3 दिन में क्वेश्चन नंबर 21 तक पहुंचे हैं हम। जल्दी नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, पर फटाफट नोट करें। कोई चीज नहीं आती है समझ में तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कैसे भी मेरे तक सूचना पहुंचाओ कि ये चीज समझ में नहीं आई साहब। जब तुम्हारी समस्या समझ में आएगी तभी तो उसका सॉल्यूशन होगा। कॉपी को बार बार कहता हूं मैं, कॉपी की थ्योरी को ढंग से पढ़ो। जब आप कॉपी की थ्योरी को ढंग से कर लोगे तो आपको समझ में आएंगे। फिर कह रहा हूं, कॉपी की थ्योरी को ढंग से पढ़ो तब न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। पोज करके नोट करो फटाफट। कर लिया? तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट।